Good morning, class. Today we will discuss about Biosphere Reserve. Okay, in last lecture we have discussed about the national parks and wildlife sanctuaries to conserve the biodiversity. But Biosphere Reserve is a multi-purpose protected area in which we are not only conserve the biodiversity, even we are educate, train and create awareness about the environmental aspects. Okay, and friendly living is called बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि यहाँ पर हम लोगों में सिर्फ अवेयरनेस मतलब सिर्फ हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये तो हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी कर रहे थे, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में मल्टीपर्पज़ वर्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी तो कंजर्व होती है, पर साथ में हम लोगों को एजुकेटेड प्रोग्राम जो बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ अवेयरनेस लाना, कुछ ट्रेनिंग देना, ठीक है, ताकि लोग एनवायरनमेंट से अपना एक फ्रेंडली बिहेवियर बना ले और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए भी सोचें। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसमें से कुछ खास के नाम गिवन हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब इनके अंदर क्या क्या होता है, इनके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया तो है, मतलब ये जितने भी बायोस्फीयर की बात हम कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पर कई सारी स्पीसीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हो गई है या वल्नरेबल लेवल पर है, उन्हें हम कंजर्व करके तो रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक बायोस्फीयर रिजर्व पार्क है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पार्क, ठीक है, जो एक नेशनल पार्क है जो सतपुड़ा, और यहाँ पर जो दो सतपुड़ा में है मतलब ये पार्क, और यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बौरी एंड पचमढ़ी। ठीक है, तो ये जो जगह का नाम बताया है, यहाँ पर एक सबसे खास जो बताया बायोस्फीयर रिजर्व पार्क है वो पचमढ़ी में है, ठीक है, जिसके अंदर 2 नेशनल पार्क भी है सतपुड़ा में और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें, मतलब नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, बायोस्फीयर रिजर्व से ये खोले गए हैं, ठीक है, ताकि हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस रहे और बायोडाइवर्सिटी को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे, रेड डेटा बुक। ठीक है, अब सुनिए कि गवर्नमेंट जो होती है, यानी कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली इसके लिए एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जो केवल किससे डील करता है, बायोस्फीयर या बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो स्टेप्स लेने होते हैं, जो एजुकेटेड प्रोग्राम चलाने होते हैं, या टोटल स्पीसीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है कि कितनी स्पीसीज़ वल्नरेबल है, कितनी थ्रेटन्ड में आ चुकी हैं, है ना, यानी कि वल्नरेबल कितनी एंडेंजर्ड है, ठीक है, और कितनी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा ये सब हैंडल किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास एक बुक रखता है, एक बुक होती है जिसे हम रेड डेटा बुक कहते हैं। अब ये बुक क्या है, ये बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज़, यानी कि एनिमल, प्लांट्स या अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सारी स्पीसीज़ का रिकॉर्ड रहता है, मतलब जहाँ पर ये रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, जहाँ पर इन सारी स्पीसीज़ की एंट्री होती है, इसे हम कहते हैं रेड डेटा बुक। अब इसको मैं फर्दर नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि रेड डेटा बुक जो होता है वो प्लांट्स, एनिमल और अदर स्पीसीज़ के लिए होता है, ठीक, और इसको कई डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको पब्लिश किया गया है, और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो अपने स्टेट की स्पीसीज़ वगैरह के बारे में जानना, तो आप इस बुक के थ्रू
गेन कर सकते हो, ठीक है। और IUCN मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक, जैसे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेस, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, ठीक है। तो ये अभी क्या ट्राई कर रही है कि आप लोगों में अवेयरनेस आ जाए, जितने भी ह्यूमन बींग्स है सभी में अवेयरनेस आए, किसको लेकर, एंडेंजर्ड स्पीसीज को लेकर, ठीक है। इसलिए मार्केट में भी बुक पब्लिश हो गई है, ताकि कहीं डिफरेंट कंट्रीज़ में हो चुकी है। नाउ जो फर्स्ट रेड डेटा बुक थी एंडेंजर्ड एनिमल पे, वो कब पब्लिश की गई थी, 1991 में सबसे पहली बुक पब्लिश की गई थी, ठीक है। नाउ माइग्रेशन टर्म को हम समझेंगे। तो माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई बर्ड्स या अदर एनिमल्स हैं वो जिस हैबिटेट में सर्वाइव कर रहे हैं उस हैबिटेट में अगर चेंज आ जाए तो वहाँ पर उनका लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उस डिफ़िकल्टी को फेस ना करते हुए वो अपनी उस प्लेस को छोड़कर कुछ टाइम के लिए दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स और एनिमल्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। नाउ रीड सीजनल मूवमेंट। सीजनल मतलब सीजन वाइज, कुछ टाइम के लिए रुकना, ठीक है। जो बर्ड्स और एनिमल है इन लार्ज नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन एंड रिटर्न बैक टू ओरिजिनल हैबिटेट। मतलब अभी उनके सराउंडिंग में कुछ अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो गई है, उसको जब तक वो ठीक ना हो जाए या जब तक वो उन्हें वापस ना मिल जाए उनकी जो हैबिटेट है वो, तब तक के लिए वो कुछ टाइम के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल कर जाते हैं। और इस तरीके से इनका ये जो मूवमेंट करना होता है ये कुछ टाइम के लिए होता है, देन वो रिटर्न अपनी ओरिजिनल हैबिटेट में आ जाते हैं और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और कई स्पीसीज़ में आपने ये माइग्रेशन देखा होगा, जैसे इंसेक्ट में देखा होगा, बर्ड्स में देखा होगा, मैरीन एनिमल्स में देखा होगा। मतलब फिशेस भी होती है ना जो बहुत नीचे गहरे पानी में होती हैं, लेकिन वो अपने एग देने के लिए सूटेबल हैबिटेट के लिए वो ऊपर आ जाती है, फिर कुछ टाइम में ऊपर रहकर फिर नीचे चले जाती हैं, ठीक है। हर्बीवोरस एनिमल में भी आपने ये देखा होगा। माइग्रेशन का रीज़न क्या क्या होता है, देखो सबसे पहला रीज़न तो अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जिस क्लाइमेट में अभी रहते हैं, ठीक, इस क्लाइमेट में अगर चेंज आ जाए लगातार, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाए, तो नॉर्मली 40-45 तो हमने भी इतना फेस किया है, हमारे लिए उतना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अचानक यहाँ पर 55-60 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होने लग जाएगी, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सेम उसी तरह ये जो बर्ड्स एनिमल्स होते हैं इनका जो क्लाइमेट है वो इनके लिए अनफेवरेबल हो जाता है, मतलब ये सर्वाइव करने के लिए एबल नहीं होते उस क्लाइमेट में, तब माइग्रेशन करना पड़ता है। दूसरा रीज़न ये है कि उन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जैसे कि फूड या वाटर कुछ टाइम के लिए वहाँ पर उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इसके कारण भी ये माइग्रेशन कर लेते हैं। और उन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि अपने ही यंग वन को बर्थ देने के लिए अगर उन्हें वो सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं लगता है जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो माइग्रेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सैल्मन फिश हैं, वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में आ जाती है। अब सैल्मन फिश रहती तो सॉल्ट वाटर में, लेकिन अपने एग देने के लिए वो फ्रेश वाटर में आती है और एग देने के बाद वो वापस सॉल्ट वाटर में चले जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उसने अपना हैबिटेट चेंज किया। फ्रेश वाटर इल्स जो होती हैं वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में आती है अपने एग देने के लिए, तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ये अपनी प्लेस को चेंज कर लेते हैं, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। हम माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आर्कटिक टर्न जो होता है, ठीक है, एक सी बर्ड है, यानी कि समुद्र किनारे पाए जाने वाला एक बर्ड है, ठीक। ये माइग्रेशन के लिए बहुत फेमस है। साइबेरियन क्रेन्स और आर्कटिक टर्न है, ये दो नाम जो है आप अक्सर सुनते हो जब भी आप माइग्रेशन वर्ड के बारे में सुनते हो, ठीक है। ये कहाँ से उड़ता हुआ आता है, आर्कटिक रीजन यानी कि नॉर्थ पोल से। आपने अपनी अर्थ के पोल्स के बारे में तो पढ़ा होगा ना, तो ये सीधा इतना लंबा ट्रैवल करता है नॉर्थ पोल से। कहाँ की ओर आता है, अंटार्कटिक रीजन में आता है जो कि साउथ पोल पर है, ठीक है, और हर साल आता है। ये 19,000 किलोमीटर की जर्नी सफ़र करता है, इतनी लंबी जर्नी सफ़र करता है ना, फ्लाइंग करते हुए। और
ये जो बर्ड है ये आपको जनरली समर में देखने को मिलता है, ठीक है, समर सीजन में पर ईयर, और मोर डे लाइट देन एनी अदर क्रिएचर ऑन द प्लेनेट फाउंड टिल नाउ, ठीक। और आप ये देखोगे कि इसके कंपैरिजन में जो दूसरे क्रिएचर्स है वो अभी तक नहीं मिले जो इतने लंबे ट्रैवल करके आते हैं, ठीक है। तो अभी तक यही एक क्रिएचर हमें ऐसा मिला है जो 19,000 की जर्नी कवर करके आता है। देखो और भी स्पीसीज है जो माइग्रेशन करती हैं, ठीक है, जो हमारे रिकॉर्ड में होगी भी और एनिमल्स भी होंगे, बट जिसमें से जिनका जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है जो हर साल देखा गया है, ठीक है, तो वो चीज़ें ही आपकी बुक में कंटेन हैं। अदरवाइज़ आप ये सोचेंगे कि यही एनिमल है, दूसरे एनिमल्स नहीं होते, तो दूसरी इतनी सारी स्पीसीज़ में होंगे, वो एनिमल्स भी होंगे, वो बर्ड्स भी होंगे, वो इंसेक्ट भी होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ खास के ही नेम लिए गए जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ईजीली देखने को मिलते हैं एवरी ईयर, ठीक है। नाउ सेकंड है साइबेरियन क्रेन्स। तो ये इसका जो नॉर्मल हैबिटेट है वो साइबेरिया में, ठीक है, लेकिन जब साइबेरिया में विंटर सीजन आ जाती है तो बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है और उस समय साइबेरियन क्रेन्स का वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से फ्लाई करता हुआ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके वार्म प्लेस पर आ जाता है इंडिया में, ठीक है। और स्पेशली इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं हर साल? भरतपुर में देखने को मिलते हैं। हमने पढ़ा है भरतपुर सेंचुरी है राजस्थान में, ठीक है, जो इंडियन एलिफेंट ये बर्ड जो इंडियन बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए बनी होती है। तो वहाँ पर ये आ जाते हैं साइबेरियन क्रेन्स और ये अपना पूरा समर वहाँ पर सरवाइव करते हैं और वार्मर प्लेस पर रहते हैं। और जैसे कुछ मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जब साइबेरिया से विंटर सीजन ख़त्म हो जाती है तो ये वापस उस तरफ चले जाते हैं। तो ये कुछ टाइम बिताने आते हैं और फ़नी वे में कहे कि अपना वैकेशन एंजॉय करने आते हैं समर में, ठीक है। तो इस तरह से जो कुछ टाइम के लिए अपना प्लेस छोड़ देना ही माइग्रेशन कहलाता है। तो ये दो बर्ड्स बहुत फेमस है माइग्रेशन के नाम पर, आर्कटिक टर्न और साइबेरियन क्रेन। ओके, यहीं आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।